फोन इसका साइलेंट करवा रहा है प्लीज। ठीक है, वो हो कैसे? हेलो, आवाज आ रही? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आवाज आ यस मैम। ओके, हम साथ साथ एडमिट करते जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस मैम। आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें। थोड़ा सा मैं जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो दे देती हूँ। हमारे साथ जो आज पैनल पे मौजूद हैं मैडम हिना, जो कि आपको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पे जो है ब्रीफ करेंगी। पहले हम जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का जो है मेन ड्राफ्ट जो है, जिसमें बेसिकली 12 सेक्शंस है, क्या ओमिटेड है, उसका मेन कंटेंट क्या है, एक स्टैट्यूट को आप पढ़ें कैसे, वो चीज़ें जो है वो आपके साथ वो डिस्कस करेंगी। उसके बाद जो है फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी होती है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अमेंडमेंट है, या फिर पंजाब की अमेंडमेंट है, कौन से ईयर की है, और उसमें वो क्या मेन चीज़ें बताते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स हैं, वो जो है वो डिस्कस करेंगी। वो आपको इस अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको अभी बैठे बैठे जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है याद हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 12 सेक्शंस हैं। उसमें फर्स्ट तो होता है टाइटल एक्सटेंट का, सेकंड डेफिनेशन क्लॉज है, 4 पनिशमेंट के, एक जुरिस्डिक्शन, एक प्रोसीजर का और एक इंक्वायरी का। जनरल मैंने भी आपको बता दिया है, वो जैसे आपको गाइड करेंगी। अगर आप गौर से सुनते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएगी कि अमेंडमेंट कहाँ कहाँ ज़रूरी थी, क्योंकि जो असाइनमेंट आपको दी जाएगी वो उसी से लिंक दी जाएगी। और या अगर केस ब्रीफ बनाना भी दिया जाता है तो उसमें एक पॉइंट होगा कि आप अपना एनालिसिस या ओपिनियन लिखें। तो आप गौर से सुने, कोई क्वेश्चन है तो उसको एट द एंड जो है, एट द एंड ऑफ डिस्कशन वो करें। और उसके बाद हमारे साथ खुबाब मौजूद होंगे, उस हम जनरल एक डिस्कशन करेंगे। कोई ये नहीं है कि स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट टफ टॉक होगी, बहुत मतलब इजी वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस तरह करेंगे कि आप लोग को स्टैट्यूट पढ़ना भी समझ आ जाए, और एक जो मेन स्टैट्यूट हम पढ़ रहे हैं उसकी लैंग्वेज भी समझ आ जाए। तो अभी जो है हमारे पास एट अबाउट 3:53 मैम हिना विल बी देयर, एंड शी विल बी टेकिंग द लेक्चर and we'll be discussing the Child Marriage Restraint Act. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम मैम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? लक शुक्र मैम। अच्छा, जो आज हम डिस्कस करेंगे एक्ट बेसिकली दैट इज़ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। सबसे पहले जब भी हम कोई एक्ट स्टार्ट करते हैं हम उसके अंदर उसका प्रेम्बल देखते हैं। व्हाट इज़ बेसिकली द प्रेम्बल डीलिंग विद? प्रेम्बल बेसिकली हमें शॉर्ट उस एक्ट के बारे में बताता है कि उस एक्ट के अंदर किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है और इस एक्ट का पर्पस क्या है।
उस सारी चीज़ों को हम लोग प्रेम्बल के अंदर विद इन 2 to 3 लाइन समराइज हुई होती हैं, उसको हम पढ़ते हैं, देन वी केम टू नो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद जब हम सेक्शन 1 के ऊपर आते हैं, दैट यूजुअली डील्स विद टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। बेसिकली शॉर्ट टाइटल उस एक्ट का नाम होता है कि उसका नाम क्या है। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। extend it's overly extend all over the Pakistan including Balochistan, Gilgit। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंडेड था और कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कब ये इन्फोर्स हुआ। तो ये बेसिकली इन्फोर्स 1 अप्रैल 1930 को हुआ। जब हम इसके सेक्शन नंबर 2 पे आते हैं दैट डील्स विद द डेफिनेशन। इसके अंदर 5 डेफिनेशन हैं बेसिकली। अगर आप उनको गौर से पढ़ें तो उसके अंदर बहुत ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो फर्दर हमने आगे जाके पढ़नी है। अगर हम इसका क्लॉज ए देखें दैट डील्स विद चाइल्ड। सेकेंड क्लॉज देखें क्लॉज बी दैट डील्स विद द चाइल्ड मैरिज। अगर हम थर्ड देखें क्लॉज सी दैट डीलिंग विद द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड डी इज़ द माइनर एंड ई इज़ द यूनियन कौंसल। डेफिनेशन का पर्पस ये होता है कि फर्दर वो चीज़ें जो हमने आगे जाके सेक्शंस के अंदर पढ़नी है आपको उनकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पता हो, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 3 है जो कि ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 4 है पनिशमेंट फॉर मेल एडल्ट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज मैरिंग अ चाइल्ड। कोई भी ऐसा मर्द जो कि 18 ईयर अबव है और वो किसी बच्ची के साथ शादी कर रहा है उसके लिए क्या पनिशमेंट हमें बताएगी है 1929 के अंदर। सो उसके अंदर हमें ये पनिशमेंट बताएगी है विद कि उसको 1 मंथ की अप टू द लिमिट ऑफ 1 मंथ उसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट एंड विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू द 1000। अब विच मे एक्सटेंड मीन्स कि इट्स अप ऑन द कोर्ट कि वो 1000 के अंदर किस लिमिट में जाके उसको फाइन दे सकता है और 1 महीने के अंदर कितने दिनों की कितने हफ्तों की वो उसको इम्प्रिजमेंट दे सकता है। सो this all is told to us in the section number 4 of Child Marriage Restraint Act 1929। अगर हम सेक्शन नंबर 6 पे जाएं, सेक्शन नंबर 5 पे जाएं तो वो हमें बताता है पनिशमेंट फॉर सोलमनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज। यानी कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज कंडक्ट करवा रहा है उसके लिए इस एक्ट के अंदर क्या पनिशमेंट दी गई है। फॉर उसके अंदर अगर हम इस चीज़ को डीपली रीड करें तो इसके अंदर अगेन ये लिखा हुआ है whoever perform, conduct or direct any child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend। again आप यहाँ पे देखें which may extend, it means it's totally upon the court कि वो कितने दिन या कितने वीक्स की पनिशमेंट दे सकती है। एक्सटेंड टू 1 मंथ, उन्होंने आगे फर्दर लिमिटेशन 1 मंथ की दी हुई है कि 1 महीने के अंदर अंदर कितने दिन कितने हफ्ते। इट्स टोटली अपॉन द कोर्ट कि वो क्या डिसाइड करती है। एंड फर्दर उन्होंने फाइन के लिए भी यही लिखा हुआ है विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ कि 1000 के अंदर अंदर किस अमाउंट को वो चूज़ करती है फॉर दिस पर्पस। अगर हम सेक्शन नंबर 6 पे जाएं, इम्प्रिजमेंट फॉर पेरेंट्स और गार्डियन, यानी पेरेंट्स के लिए या गार्डियंस के लिए क्या पनिशमेंट हमें बताई गई है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 के अंदर। तो फर्दर विदाउट एनी हैविंग अ लॉफुल रीज़न अगर वो किसी बच्चे की शादी करवाते हैं तो उसके लिए भी यही पनिशमेंट है कि उनको 1 मंथ की इम्प्रिजमेंट होगी और 1000 रुपीज़ फ़ाइन होगा। फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, हम उनको लेटर डिस्कस करेंगे क्योंकि 1929 का एक्ट है। सो ये 1929 के हिसाब से 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो फर्दर इम्प्रिजमेंट भी फर्दर अमेंडमेंट्स भी आई हैं इसके अंदर। इम्प्रिजमेंट नॉट टू बी अवॉर्डेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। बेसिकली जनरल क्लॉज एक्ट का जो सेक्शन नंबर 25 है और पीनल कोड का सेक्शन नंबर 64 जो है वो हमें ये बताता है कि नो वन इज़ गोइंग टू बी पनिश फॉर सेम ऑफेंस एट डबल, यानी एक ऑफेंस की एक दफ़ा ही पनिशमेंट मिलेगी, उसकी 2 दफ़ा पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। अगर उसको एक दफ़ा पनिशमेंट मिल चुकी है तो सेकंड टाइम उसको पनिशमेंट उस चीज़ की नहीं मिलेगी। Excuse me, ma'am. जी Ma'am, may I ask one question?
अगर आप बाद में पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। Sure, ma'am. Sure, ma'am. थैंक यू Okay. सो मच। उसके बाद अगर हम सेक्शन नंबर 8 के ऊपर आएँ, जुरिस्डिक्शन, बेसिकली व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन। अब इसकी जुरिस्डिक्शन ये है कि इसका जो ट्रायल होगा वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के थ्रू होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 1898 के थ्रू, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस सारी प्रोसीडिंग को देखेगा और उन सारी प्रोसीडिंग के अंदर जो भी एविडेंस होंगे या ट्रायल होगा वो सारा कंडक्ट करवाएगा। और उसके बाद अगर हम सेक्शन नंबर 9 देखें, मोड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इसके लिए पहले जो कंप्लेन होगी वो यूनियन काउंसिल में जाएगी, यूनियन काउंसिल फर्दर उसको फॉरवर्ड करेगी टू द अथॉरिटी, और अगर यूनियन काउंसिल उस एरिया की नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन डू दिस थिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अ यूनियन काउंसिल, और उस चीज़ को फर्दर देखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर टाइम लिमिटेशन भी हमें दी गई है, एंड विच इज़ ऑफ 1 ईयर, यानी जिस डेट से ये ऑफेंस कमिट हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर ही आपने इस चीज़ का एक्शन लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 या 3 साल के बाद इस चीज़ को हाईलाइट किया है। उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, हमारा सेक्शन नंबर 10 जो है ये हमें बताता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट का सेक्शन नंबर 302 एंड 202, यानी डायरेक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज़ हैविंग द अथॉरिटी टू डू ऑल द प्रोसीजर, और उसको ये सारी अथॉरिटी जो है दी गई है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से देखे और उसके ऊपर जो भी एक्शन वो ले सकता है वो उसको लेने हैं, जिसके और एक्शन वो क्या लेगा, वो आपको फाइन करेगा या फिर इम्प्रिजमेंट होगी या फिर दोनों भी एक टाइम पे हो सकती हैं। दैट्स टोटली अपॉन द कोर्ट। सेक्शन नंबर 11 ओमिटेड है, और सेक्शन नंबर 12 है पावर टू इशू इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग मैरिज इन कंट्रोवेंशन ऑफ दिस कोड, यानी कि इसके अंदर हमें उन्होंने ये बताया है कि अगर कभी भी ऐसा होगा तो उसके अंदर फ़ीमेल को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और इम्प्रिजमेंट जो है अगर कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने जाते, जो कोर्ट डिसीजन करती है, ये कोर्ट आपको फ़ाइन करती है, अगर वो नहीं फुलफ़िल किए जाते तो उसके ऊपर उसको मज़ीद 3 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। अगर हम फर्दर देखें कि ये तो 1929 का था, इसके अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी आए हैं। अगर हम बात करें फ़ेडरल की, तो फ़ेडरल के 2019 की एक अमेंडमेंट आई है इसी एक्ट के ऊपर, जिसके अंदर फ़ाइन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 2000 का, यानी 2000 तक फ़ाइन होगा लेकिन 1000 से कम नहीं होगा। द टोटल लिमिट इज़ 2000 बट नॉट लेस देन 1000, जिसके अंदर उन्होंने इम्प्रिजमेंट भी 3 साल कर दी है, और पहले हमारे पास क्या थी, 1 महीने की इम्प्रिजमेंट थी, अब उन्होंने 3 साल की कर दी है, लेकिन 2 साल से कम नहीं होगी। 3 साल इज़ द लिमिट बट नॉट लेस देन 2 ईयर्स, दोनों भी हो सकती हैं। इसके अंदर सेम हमारे पास 1 साल का टाइम पीरियड है कि हमने 1 साल के अंदर अंदर ही कंप्लेन करनी है, और जुरिस्डिक्शन जो है इसको फैमिली कोर्ट को दे दी गई है, यानी पहले तो सिर्फ ये था कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता था, अब ये फैमिली कोर्ट्स भी इस चीज़ को एंटरटेन कर सकती हैं, और उनके पास भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगी जो पहले मजिस्ट्रेट करा था, यानी थ्रू CRPC क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के थ्रू सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। 2015 में भी एक अमेंडमेंट हुई थी जो कि पंजाब की हद तक थी सिर्फ, उसके अंदर उन्होंने किया था कि 6 मंथ तक इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड हो सकती है, यानी एक्सटेंडेड विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, इट मीन्स कि कोर्ट पे है कि कोर्ट उससे 6 महीने ही पूरे देती है, 4 महीने देती है, 3 महीने देती है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। 50,000 फाइन था विच में एक्सटेंड्स टू 50,000, यानी 50,000 के अंदर 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, अगेन दैट्स टोटली अपॉन द कोर्ट, या ये दोनों भी हो सकते हैं। अगेन इसके अंदर लिमिटेशन जो है वो 1 साल की ही हमारे पास है। इसके अंदर भी फैमिली कोर्ट जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। फर्स्ट क्लास फैमिली कोर्ट अपने पावर्स उसके पास हैं ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्ट जो है वो अपने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स भी उसको दिए गए हैं कि ठीक है आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स को देखते हुए इन केसेस की प्रोसीडिंग्स करें। सो अभी तो हमने 2015 का पढ़ा,
जो कि सिर्फ पंजाब की हद तक अमेंडेड किया गया है, और 2019 का जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक अमेंड किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सी अमेंडमेंट होती रहती हैं, सिंध के हिसाब से होती रहती है, NWF की भी होती रहती है, लेकिन ऑन एंड ऑफ ऐसा नहीं है कि हर साल ही अमेंडमेंट होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द लेजिस्लेशन। जब उनका दिल करता है वो अमेंड कर देती हैं, या उनको लगता है कि अब अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो उस चीज़ को अमेंड कर सकती हैं। एनी क्वेश्चन related to this act? एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये कुछ बैकवर्ड एरियाज में जिस तरह है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह सिंध बैकवर्ड हो गए या केपी के या बलूचिस्तान, तो मैम इसमें कुछ इस तरह के भी होते हैं जिस तरह पेरेंट्स ने यानी कि जबरदस्ती शादी करवा दी फिलानी से ना, तो मैम इस पे तो मैम इनको सेक्शन 6 के तहत सजा हो सकती है फिर? हो सकती है। देखें, ज़बरदस्ती शादी कराना तो अगेन इट्स अगेंस्ट द इस्लाम में, अगेन मैम फोर्स्ड मैरिज ना? हाँ एग्जैक्टली। देखें वो तो इस्लाम के अगेंस्ट भी हुई ना, और उसके अलावा वो एक इंसान व्हेन ही इज़ 18 तो देन ही इज़ एबल टू गेट मैरी। अगर वो 18 से पहले उसकी ज़बरदस्ती शादी भी करवा देते हैं, सो दैट इज़ टोटली इलीगल। श्योर मैम। मैम जी मैम 18 के बाद भी तो हमारे सोसाइटी में तो ये बहुत मतलब कॉमन सी है कि वो जबरदस्ती करवा देते हैं शादी, और खास तौर पे गर्ल्स के साथ उनकी एजुकेशन को भी रुकवा के इस तरह से। तो फिर वो अब किस देखिए, चीज में वो तो काउंट होगा? वो तो ह्यूमैनिटी में होगा ना। बेसिकली अगर देखा जाए, शादी के काबिल तो हो गई है ना, वो रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट के अंदर तो नहीं फॉल करती। रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट क्या कहता है कि बिलो 18, ओके, तो वो तो बिलो तो 18 मैम ही है इस ना। शी इज अबव 18 नाउ। शी अब और ही मैम अगर वो मतलब उसकी क्या कहते हैं मर्जी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इस पे कोई लीगल प्रोविजन लगती है हमारे पास? अगर वो फिर देखें, वो लॉ के अंदर नहीं है ना, वो तो फिर इस्लाम के अंदर है। वो इस लॉ के अंदर नहीं है। और कोई और लॉ तो होगा ना? कोई और लॉ तो होगा, वो फर्दर हम फिर आपको बता देंगे कौन सा लॉ है, फिर आपको पता लग जाएगा। एक्सक्यूज मी मैं मैम। आंसर कर दूं? मैम जी सादिया, मैम सादिया मैं आंसर कर दूं इस बात का? श्योर यू कैन। जो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप देखें, जब आप मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती हैं मैरिज को, तो आपको पता चलता है कि मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट के लीगल होने के लिए ये चीज जरूरी है कि आपकी कॉन्सेंट हो उसमें। अगर किसी एक पार्टी की कॉन्सेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल नहीं होता, वो वाइड होता है। तो अगर जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, उसके बाद अगर वो लड़की कोर्ट आती है ये प्ली लेके कि मेरी कॉन्सेंट के बगैर मेरी शादी कराई गई है, तो कोर्ट उस मैरिज को डिसॉल्व कर सकती ओके ठीक है, थैंक यू। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। मैम जो आपने सेक्शन 6 में कहा था कि इम्प्रिजमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियन विदाउट हैविंग एनी लॉफुल रीजन, तो लॉफुल जी रीजन मैम क्या होते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा बता दें। लॉफुल रीजन सच एज तो उनके पास डेफिनेटली कोई भी नहीं होगा ना। अगर आप इस एक्ट को पढ़ें तो इसके अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है विद लॉफुल रीज़न, लेकिन लॉफुल रीज़न क्या हो सकता है आप मुझे खुद बताएं। 18 ईयर्स बिलो बच्चा है, आप उसकी शादी करा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कोई रीज़न हो सकता है? इवन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी हो, इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो 18 तो दैट इज़ इलीगल। तो मैम सॉरी मैम मैम एक क्वेश्चन है सारंग हियर। Hello, can you hear me? जी यस वी कैन हियर यू। ठीक है, अब कौन क्या क्वेश्चन था? जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन रह गया है। जी मैम मेरा क्वेश्चन है।
जी बोलें। Ma'am, can you specifically mention which parties are involved in solemnizing of a marriage except parent and guardian? जैसे हम सेक्शन 5 में बात कर रहे हैं, फिर सेक्शन 6 में पेरेंट और गार्डियन की अलग बात कर रहे थे। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि कैन मुफ्ती भी पार्टी टू इट जो निकाह पढ़वाता है? देखिए आप ना circumstances, give me a second. Okay, there was a sound clash between the both two IDs. तो यहाँ पे जो है जैसे आपने जो क्वेश्चन है आपका कि जो मैं आपका अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि अगर पेरेंट और गार्डियन की जगह मुफ्ती की आपने बात की है, तो देखिए सर्कमस्टांसेस प्रिवेल करते पेरेंट और हैं गार्डियन के अलावा। अलावा हाँ, और कौन बात कौन मैं पार्टी हो सकता है? जी, स्पेसिफिकली यू आर फोकसिंग ऑन सेक्शन 5 और 6? सेक्शन 5 में। ओके, अगर हम इसमें मैम देखा जाए इसमें तो मुफ्ती भी आता है, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, मुफ्ती भी होगा इसमें इन्वॉल्व होगा, उसकी पनिशमेंट भी बताई गई है, नहीं साथ जो लिखेगा ये कॉन्ट्रैक्ट वो भी इन्वॉल्व होगा इसमें। हुबाब आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपके ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको ही मैं अगर सपोर्ट करूं तो मैं ये बताना चाहती थी कि लॉ इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अगर आप सर्कमस्टांसेस देखें, फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स नहीं है, गार्डियन भी नहीं है, होमलेसनेस की भी सिचुएशन होती है, तो और वो किसी और के अंडर आता है या उस सिचुएशन में जो मुफ्ती है, सर्कमस्टांसेस को थोड़ा सा चेंज करके देखें ना कि क्या हो सकता है। और ये रीजनेबल बात है। लॉ हमेशा जो है प्रूडेंट और रीजनेबिलिटी पे ऑल्सो डिपेंड करता है। तो क्या ये रीजनेबल है इस सिचुएशन में? अगर किसी का पेरेंट नहीं है, गार्डियन नहीं है, तो मुफ्ती अगर है तो उस सिचुएशन में कोर्ट भी जो डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबिलिटी। ठीक है, खुबाब ने जैसे इसको किया, अगर हम इसको सपोर्टिव आर्गुमेंट एक प्रोपोजिशन से जो है अगर हम इसको लेके चले तो इट्स अ यस। फिर इसके अलावा किस आपका क्या क्वेश्चन था? हम इसको थोड़ी सी हेल्दी डिस्कशन करते हैं तो हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जो कॉन्सेंट की बात है, मैं क्वेश्चन साथ सुन रही थी कि मैरिज की बात है। हमने अभी फैमिली लॉ स्टार्ट किया है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, बेसिकली शादी होगी, फिर नहीं चलती तो फिर होगा मेंटेनेंस चाहिए, अलहदा रह रहे हैं, फिर तलाक होगी, फिर खुला होगी, फिर बच्चे की कस्टडी चाहिए। तो इस टॉपिक से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मेन टॉपिक की तरफ जाएं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हो गई, हमने चाइल्ड मैरिजेस की बात कर ली। इसके बाद स्टेज आएगी मेन मैरिज की। उसकी कितनी काइंड्स हैं, उसका क्या लॉ है, उस अगर मैरिज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। कॉन्सेंट ज़रूरी है, कॉन्सेंट पूरे ख़ानदान का ज़रूरी है, जिनकी शादी हो रही है उनका ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं हम टेक्निकली पढ़ेंगे। आप लोग फ्लो के साथ चलें आहिस्ता-आहिस्ता, तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर समझ भी आएँगी और याद भी रहेंगी। तो इसको मतलब पूरा वीक डिज़ाइन ही इसी तरह किया गया कि ताकि आप लोग एक अभी मैं जो बात भी कर रही हूँ ना, मैं इस तरह बना के कर रही हूँ कि अगर कल आप याद भी करें तो आपको बहुत सी चीज़ें याद रहें। अगर एक लॉ है तो उसमें कौन-सी मेन प्रोविज़न आपकी याद रखने वाली है। अब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा जी आपके मौलवी तो है नहीं ना, आप मस्जिद में बैठते हैं, आप तो वकील हैं, आप चैम्बर में बैठते हैं, आपके पास कोई आता है चाइल्ड मैरिज हो गई है जी, अगले बंदे को सजा देनी है, आपको सजा पता होनी चाहिए, आपको लॉ पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। बाकी जो टेक्निकल बातें हैं या किसी को कोई तवीज़ गंडा करना है वो आपका काम ही नहीं है। आप जो मेन लॉ है 12 सेक्शन है उसमें से 4 आपको ऐसे पता हो जो मेन जिस्ट है। अगर आप कहते हैं कि माइनर और चाइल्ड की डेफिनेशन है देखनी है, हम कौन कौन से लॉ में देख सकते हैं। सबसे पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट खोलें जिसमें एक तो मेन एक्ट है, फिर अमेंडमेंट आई है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, मेजॉरिटी एक्ट है उसमें एज देखें। तो इस तरह लॉज को क्रिटिकली एनालिसिस करना है। हम यहाँ पे आपको थेरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। 5 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री इज़ मोर देन इनफ कि आप थ्योरी पढ़ें, और इतना पढ़ेंगे फिर भी समझ ना आए। अब यहाँ पे आपने
थ्योरी पढ़नी है, इस तरह पढ़नी है कि प्रैक्टिकली आप मिनटों में 2-3 सेकंड में अगर कोई सवाल पूछो तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अपने माइंड को इस तरह करें, थ्योरेटिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना जाएँ, मेन चीज़ें पढ़ाने का मकसद ये है कि आप फिंगर टिप्स आपको याद हो जाए। अब ये से जो एक्ट है मैंने पढ़ा, मुझे तो ऑलमोस्ट याद हो गया कि इसमें 12 सेक्शन है। पहला एक्सटेंट डेफिनेशन एंड कमेंसमेंट का, सेकंड डेफिनेशन है, फिर मैंने गिनी कितनी डेफिनेशन है, ABCDE 5 डेफिनेशन है, तीसरा पनिशमेंट का है, चौथा देखा वो भी पनिशमेंट का, पांचवा देखा वो भी पनिशमेंट का, छठवां भी पनिशमेंट से रिलेटेड है, 4 सेक्शन पनिशमेंट के हैं, आगे जुरिस्डिक्शन की बात है। तो आप इस तरह लॉ को आपने याद करना है ताकि कल को आपके पास क्लाइंट आए। इससे पहले सर का सेशन रखने का मकसद क्या था, प्री निगोशिएशन स्टेज, पोस्ट निगोशिएशन स्टेज या प्री क्लाइंट स्टेज, वो सब समझाने का मकसद ये है कि आप प्रैक्टिकली कैसे खुद को तैयार करें। एक क्लाइंट भूलता भालता आपके पास आ ही गया है तो आप उसको कैसे ना जाने दें, कैसे इसको आप अपने पास रोक के रखें। और अगर आपको चीज़ नहीं भी आती तो आप कैसे कहें कि आप आज मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दें, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कल आपको अपडेट करता हूँ। कल अपडेट करने के लिए भी तो आपको पता हो कि लॉ पढ़ना है, अगर लॉ पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ आपने मेन जो है सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अतीब का लेते हैं, उसके बाद हन्नान की बारी है। जी अतीब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल था कि देखें पोलराइजेशन काफ़ी हो सकती है इस व्यू के अंदर, ये सोलमनाइजेशन वाली जो बात थी, और काफ़ी एक हिडन इंटेंट भी हो सकता है इसके पीछे। मेरा सवाल जो है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दैट ये था कि अगर मतलब ये है कि एक पेरेंट के बस में था या गार्डियन के बस में था कि मतलब वो ये जो है फोर्स मैरिज जो है रुकवा सके, ठीक है, मतलब किसी बंदे के साथ जो कि एक मतलब मेजर है और विदाउट कंसेंट जो है ना उस चाइल्ड की मैरिज हो रही है, सही है, और वो नहीं रुकवा सका, विल दैट मतलब काउंट एज के मतलब हम भी जो है अमाउंट कर रहे हैं कि सोलमनाइज हमने भी मैरिज की है, क्यों? क्योंकि हमारे बस में था कि हम रोक सकें लेकिन हमने नहीं रोकी, तो इज दैट अ हिडन कंसेंट टू दैट मैरिज? मतलब आप वही बात है ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको रोक सकते थे, मतलब आपको पता था लेकिन आप उस एक अम्ब्रेला के नीचे छुपना चाह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, आपने नहीं रोकी। तो इस जी केस में भी जो है कोर्ट देखेगी, और पेरेंट्स ने अगर नहीं रोका या कोई भी रीजन सामने आ जाती है कि हाँ ये इस मसले में इन्वॉल्व थे, तो उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्योंकि इसमें पनिशमेंट विद फाइन है और में बोथ है, तो उनको फाइन या पनिशमेंट की जाएगी एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक और फिर इसमें जगह-जगह आप देखिए ना, मे एक्सटेंड टू, मे का वर्ड यूज़ हुआ है, शैल बहुत कम यूज़ हुआ है। अगर इस एक्ट को आप लोग खुद भी तसल्ली से बैठ के देखें, तो कोर्ट को भी थोड़ी-सी डिस्क्रिशन दी गई है। और फैमिली केसेस, इस तरह के केसेस है ना, अगर आप कभी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो जज बड़े आराम से, बड़े प्यार से बार-बार पूछता है कि ये मसला है, कंसिलिएशन चाहते हैं, नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते, कोशिश कर लें, ये ऐसे क्यों हो गया? तो बड़ा डिटेल्ड किस्म का ना, ऐसे लगता है कि बस गपशप चल रही है, लेकिन बेसिकली फैमिली जज इज वेरी मच केयरफुल कि कोई भी डिसीजन देते हुए, वो फिर किसी भी मेंटेनेंस का हो, डाइवोर्स का हो, कस्टडी का हो, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं एक तरह से ना, वो आपका साइकोलॉजिकल जो है ना टेस्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप आई हैव आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ हन्नान, एज आई हैव सेड प्रीवियसली। मैम ये हुजैफा ने क्वेश्चन किया तो मैं उसको आंसर कर दूं कि श्योर ये श्योर। वो मैम ने अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ बताया था लेकिन शायद वो डिटेल से नहीं बता पाई। ये आपको पता होना चाहिए, जनरल लॉ है जो सीएमआर एक्ट है 1929 का, उसमें जो गर्ल की एज है वो 16 है और जो मेल के लिए है वो 18 है। इसमें अब अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं लेकिन सिर्फ सिंध गवर्नमेंट जो है वही फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसने 2013 में आफ्टर 18th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 2013 में एक बिल पास किया असेंबली में जिसमें जो एज थी वो मेल फीमेल दोनों के लिए 18 ईयर्स कर दी गई है। तो सिंध में सिर्फ और सिर्फ ये बिल जो है वो इन्फोर्स हो चुका है जिसमें लड़की की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए कम से कम। लड़की की 16 नहीं बताई? अदरवाइज केपी में और पंजाब में ये जो एज है वो स्टिल 16 है फॉर गर्ल एंड 18 है फॉर बॉय। इसके अलावा अब इस पे काम शुरू है। सेंट्रल राय हरिदास ने एक बिल पेश किया है जिस पे होप काम शुरू है और वो अगर हो जाएगा वहाँ पे इन्फोर्स तो उसके बाद ये थ्रू आउट जो है वो कर दी जाएगी 18 ईयर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। आपकी खुबाब थोड़ी-सी आवाज़ में वो श्रिल था, मुझे तो आपकी बात समझ आ गई है। यही चीज़ जो है मेन बात जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड जब हमारा ये सेशन एंड होगा तो खुबाब से मैं खुद पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूँगी, एक शॉर्ट सी वॉइस नोट है ना, रिकॉर्डिंग करके आपको बता दिया जाएगा कि वो सिंध की हद तक कितनी है, लड़की की एज 16 और अगर अमेंडमेंट में मेल की 18 है, वो क्या टेक्निकल बातें हैं वो आपको ना एक वॉइस नोट में बता देंगे, ठीक है? अभी ओके मुझे भी मैम। समझ आ गई है, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ आ गई, लेकिन एक कुछ को कन्फ्यूजन है, तो हम इसको प्रोसीड करते हैं, फिर हम जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा उसमें भी एक जो है शॉर्ट सा वॉइस नोट सेंड कर देंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हन्नान आपने हैंड रेज किया हुआ है, फिर हैं काशिफ हैं और तीसरे मोहिब हैं आई गेस। मैम जी, जी। मैम मेरे बेसिकली दो क्वेश्चन है कि पहला ये है कि क्या ये एक्ट जो है ये मतलब गैर मुस्लिम्स पे भी अप्लाई होता है नहीं होता, और दूसरा ये है कि उस केस में क्या होगा जब मेल मुस्लिम है और फीमेल जो है वो चाइल्ड मतलब जो है वो नॉन मुस्लिम है, फिर भी क्या इस एक्ट को अप्लाई करेंगे या कोई और स्पेशल एक्ट है इसके लिए, या ये फिर उस हिंदू मैरिजेस उस उन एक्ट्स में आएगा? अगर आप इसको पढ़े ना, इसको अगर आप पढ़े तो इसमें मेंशन है इट इज़ एक्सटेंडेबल टू होल ऑफ पाकिस्तान, तो ये जनरली एप्लीकेबल है, ठीक है? क्योंकि होल ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने ये नहीं किया कि रिलीजन स्पेसिफिक या एरिया स्पेसिफिक, तो अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है चाइल्ड मैरिजेस का, तो आप इसको एज अ स्टेट ले और स्टेट के लॉज को लेना, तो इट इज़ एक्सटेंडेबल टू होल ऑफ पाकिस्तान। फिर अगर ये जो है आ जाती हैं, जैसा आपने कहा कि एक मुस्लिम है और जिससे हो रहा है वो नॉन मुस्लिम है, उस पर फिर बहुत टेक्निकल बातें आ जाएंगी ना, तो पहले तो निकाह हो ही नहीं सकता। कोर्ट सिंपल डायरेक्शन देगी कि जी बच्ची को दारुल उमान में भेजा जाए, निकाह तो हुआ ही नहीं है, और अगर कन्वर्टेड मुस्लिम था तो फिर क्या सिचुएशन है, तो ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। और वैसे जो जनरल पर्सपेक्टिव अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये एक्सटेंडेबल टू ऑल है, तो उसका आंसर है इट्स अ यस। थैंक यू मैम। मैम इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि इट अप्लाइज टू द ऑल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, तो ऑल सिटीजंस में मतलब सारे के सारे आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जी, जी। सब पे applicable है। यही मैम उनको इसी कट क्वेश्चन में शॉर्ट सेम स्टोरीज क्वेश्चन में समझा। एक बात ऐड करनी हम्म। हेलो मैम, इसी क्वेश्चन में एक बात ऐड करनी है। अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ और इस्लामिक पर्सनल लॉ, इन दोनों में जो है क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो है आप मैरिज करते हो, मुस्लिम भले लड़का मुस्लिम हो लड़की नॉन मुस्लिम हो, लेकिन अगर वो हिंदू है तो वो मैरिज नहीं होती। बाकी जैसे अगर वो एक क्रिश्चियन हो गई या एक दो और भी जो है रिलीजन देखे गए, आपकी जो है मैरिज जो है वाइड एबल है, आपकी मैरिज हो जाएगी उसके बाद आप जो है वो लड़की को कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर कन्वर्ट होती है तो फर्दर आपकी चलेगी, वरना आप पर है, आप चाहें तो उसे वाइड कर दें, आप चाहें तो उसे वाइड कर दें। अब्दुल समद, आप पॉइंट आपका ठीक है, लेकिन इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आपकी साइड आ रहा है और आवाज़ सही समझ नहीं आ रही, तो अगर आप ये भी हम ऐसे करते हैं कि आप मुझे इसका वॉइस नोट पर्सनल भेजेंगे, फिर मैं उसको सुनूंगी, और अगर बिल्कुल करेक्ट है तो मैं उसको एज इट इज़ आपकी ही वर्डिंग आपका ही पॉइंट हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्योंकि आवाज़ बीच में कट रही है तो बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आती है। हम अगर इस पर डिस्कशन शुरू कर दें तो फिर पॉइंट से पॉइंट निकलता आएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, जी। मैम मैं मुहिबुल्लाह बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हाथ के हाथ तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 में गर्ल की माइनर एज जो है मतलब जो लीगल एज जो है वो डिफाइन 16 इयर्स की गई है और बॉय की 18 इयर्स। बट दिस डिफर्स इन JJSO जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जिसके अंदर शायद 16 है। और मैम फिर अगर शरीयत के हिसाब से देखा जाए, इस्लामी लॉज के हिसाब से देखा जाए, तो उसके अंदर भी लीगल एज के लिए अलग डेफिनेशन यूज होती है, अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये कुछ तो चीज़ें हैं, मुझे आपकी बात समझ आ देखिए गई जब है। भी ये एक जी मैम। यस खुबाब, यू कैन गो फॉर दैट।
देखें जब भी कोई स्पेशल लॉ आ जाता है तो जनरल लॉ जो है वो उसके ऊपर प्रिवेल करता है स्पेशल लॉ। तो ये जो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है तो ये स्पेसिफिकली इसीलिए है कि जहाँ पे एक माइनर चाइल्ड की जो मैरिज है उनको रोका जाए। तो इस पे जब जब कभी भी अगर कोई मैरिज होती है मतलब वो बच्ची है, छोटी है, तो उसकी उम्र 16 से कम है तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा ना कि जनरल लॉ जो आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं। बिल्कुल एक सर जो मैंने है आपकी ना आवाज सुनने की बड़ी कोशिश करी लेकिन बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुहिब उसमें ना ये है कि हम थोड़ा सा जब सीपीसी को पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। जब एक इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक स्पेशल लॉ है और एक जनरल लॉ है, तो जब स्पेशल लॉ हो गया तो प्रिवेल हमेशा स्पेशल लॉ करता है। अब स्पेशल लॉ में अगर प्रोविजंस है, प्रोसीजर नहीं गिवन, वो सिविल है तो फिर सिविल प्रोसीजर कोड को देखेंगे, नहीं तो जो उसके अंदर ही प्रोविजंस और प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली वो आपको ये बताना चाह रहे हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट एक स्पेशल लॉ है, तो जो इसकी प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगी। फिर आपका ना जो ये एक सवाल है एज वाला ना, मेजॉरिटी एक्ट में ये है, इधर ये है, उधर ये है, तो एक स्पेशल लॉ है। अगर इसकी बेसिस पे कोई केस जाता है या इसकी सर्कमस्टांसेस के अंडर आता है तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इसको देखेगी, बीइंग स्पेशल लॉ प्रिवेल्स, और इसी को जो है वो फॉलो करेंगी कि ये स्पेशल लॉ की प्रोविजन है, इसमें जो जजमेंट है, इसमें जो पनिशमेंट है, इसकी में जो पेनल्टी है, उसके अकॉर्डिंग इसके प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, बीइंग अ स्पेशल लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आई एम डन विद योर क्वेश्चन। अब हमारे पास 4 मिनट्स रह गए हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी, तो हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, उसके बाद आज का जो हम सेशन है उसको एंड करते हैं। और हमारी आज काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो गई है। इसके बाद जो है बेसिकली आप लोगों को एक जजमेंट दी जाएगी, 2020 की है और रिसेंट है, बहुत लेंथी नहीं है, टोटल 8 पेजेस हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ अगर वर्ड में किया जाए और जो रीजनेबल फॉन्ट होता है तो उसके साथ 8 पेजेस। अब आपने उसका केस ब्रीफ बनाना है। केस ब्रीफ आप बनाएंगे तो उसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में खुद दूंगी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिखाने का मकसद ये है कि एक तो आपने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पढ़ लिया, फिर उससे रिलेटेड केस लॉ पढ़ लिया, आपके पास जजमेंट आ गई। अब आपको लीगल प्रैक्टिस, लीगल ड्राफ्टिंग या सीखने के लिए भी आप पहले केस लॉज तो पढ़ें। तो एक केस लॉ मैंने उठाया है, बहुत ज़्यादा नहीं है और रीसेंट है, बिल्कुल 2020 का है, तो उस पर केस ब्रीफ बनाना है। कुछ पॉइंट्स मैं लिख दूंगी कि ये आपके असाइनमेंट में होने चाहिए। फिर सबकी असाइनमेंट जनरली एनालाइज की जाएगी, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, फिर आप खुद भी देख सकते हैं कि आप अपनी असाइनमेंट को किस तरह ठीक कर सकते हैं। केस ब्रीफ अगर आप क्लास में बना रहे हैं बीइंग लॉ स्टूडेंट, तो किस तरह आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, किस तरह आप एक ही सिंपल चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह अपने आप माइंड को आप डिफरेंटली उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो है बताना है। उस वक्त भी मैं आपको साथ साथ जब मैं लिखूंगी क्वेश्चन रिकॉर्डिंग भी बता दूंगी, लेकिन क्लास के लेक्चर में बताने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है रिकॉर्डिंग सुन लें आई होप एंड तक, तो उनको जनरल आइडिया हो कि असाइनमेंट में करना क्या है। क्योंकि आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स ये तो फिक भी नहीं करते कि रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप की खोलें, वही बात में उनसे दोबारा पूछ रहे होते हैं, तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। बी अ गुड लिसनर, ताकि आप अच्छे स्पीकर बने, अच्छे राइटर बन सकें, चीज़ें जो हैं आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है, आई होप वी आर सक्सेसफुली डन विद टुडेज लेक्चर। तो हम आज का जो ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। फर्दर कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और कोशिश करें कि जो रीज़नेबल टाइम होता है ना कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग 9-10 बजे तक आप मैसेज कर लें। उसके बाद थोड़ा सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो आप उस मतलब क्वेश्चन कर लें, अगर करेंगे तो जवाब दे देंगे, लेकिन एक रीज़नेबल बात होती है ना कि आप उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर लें तो कहीं जाना तो नहीं है हमने। तो आई होप कि वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लें, और कल जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी गाइड कर दूंगी, और असाइनमेंट के बारे में भी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में गाइड कर दिया जाएगा। ओके ओके मैम, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।